अभी गिरिराज सिंह के सामने मटन रख दीजिए ना, तो बाद में पूछेंगे कि उसमें कौन झटका था कि हलाल था कि मसाला है कि घी है कि तेल है। 3 किलो अपने पेट में पहले ले जाएंगे, उसके बाद पूछेंगे ये सब बात। गिरिराज सिंह की बात मत कर रहे हैं तो फिर मुंह खोलने लगेंगे। और ये लाठी बरसाना, ये बर्बरता तो लगता है बिहार का भी ये ट्रेडमार्क बनता जा रहा है कि हम किसी बात से अगर सड़क पे जाए तो मेरी बात सुनने के पहले, मेरे मुंह खोलने के पहले मुझे लाठी खानी पड़ती। गिरिराज सिंह को जीवन में और आता क्या है? गिरिराज सिंह को इसी यही बोलने के लिए तो उनको वहां केंद्र का मंत्री बनाया गया है। उनको अपने विभाग का ABCD पूछ लीजिए तो उनको पता नहीं होगा। उनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि विभाग के मंत्री है या क्या प्रभार मिला हुआ है, क्या काम उनको करना है। उनको एक ही चीज आता है, हिंदू मुसलमान करो। कोई भी नीतीश जी के तकिया को उठाकर नहीं देख रहा कि तकिया के नीचे कितना पैसा रखा हुआ है। लेकिन जब उनके JDU के लोग बेशर्मी के साथ ये कहते हैं और NDA के लोग कि नीतीश जी की करप्शन के प्रति 0 टॉलरेंस है, तो हंसी भी आती है, दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है कि इसने अपने शरीर के हड्डी को गलाया है। पिछले 3 वर्षों में बिहार के एक गांव में जाकर देख के कि क्या हालात है, और उसी के आधार पर जन स्वराज की पॉलिसीज बन रही है, योजनाएं बन रही है, या जो भी हम लोगों को कह रहा है। वो व्यक्ति घूमकर जब ये देख रहा है और समझ रहा है, और आप सभी लोग इसको मानते हैं कि वो एक देश का जाना माना रणनीतिकार रहा है, तो उसको ये विश्वास ही नहीं है। उसके विश्वास से बाहर की बात है कि मुझे 10 सीटें मिलेंगी और 15 सीटें मिलेंगी। कि बिहार ने कभी अपने पूरे इतिहास में इतना भ्रष्ट व्यवस्था, इतनी भ्रष्ट व्यवस्था नहीं देखी होगी। ये बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त व्यवस्था है, तंत्र विहीन व्यवस्था चल रही है। कोई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को घोषणा की कि इन लोगों की मानदेय दुगनी की जा रही है, अब उसी विभाग के जो अफसर हैं, जो सचिव हैं, वो कह रहे हैं कि ये चीफ मिनिस्टर का स्लिप ऑफ टंग था। अब ये तो पहली बार ही सुना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, वो भी 15 अगस्त के भाषण में। देखिए, प्रशांत किशोर जी नीतीश जी को बहुत करीब से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, इसलिए नीतीश जी के व्यक्तिगत तौर पे वो उनको ईमानदार मानते हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं तो बार बार कह रहा हूं कि नीतीश जी ईमानदार है या नहीं ईमानदार है, इससे बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई भी नीतीश जी के तकिया को उठाकर नहीं देख रहा कि तकिया के नीचे कितना पैसा रखा हुआ है। लेकिन जब उनके JDU के लोग बेशर्मी के साथ ये कहते हैं और NDA के लोग कि नीतीश जी की करप्शन के प्रति 0 टॉलरेंस है, तो हंसी भी आती है, दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। क्योंकि 1 नंबर अन्य मार्ग से सब कुछ निर्देशित होता है या होना चाहिए। लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि वहीं से होता है। तो अगर वहां से अनुमति नहीं है लोगों को भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का, तो यहाँ भ्रष्टाचार का कोई मतलब उठता नहीं है। और मैं बिल्कुल डंके की चोट पे ये कह सकता हूँ कि बिहार ने कभी अपने पूरे इतिहास में इतना भ्रष्ट व्यवस्था, इतनी भ्रष्ट व्यवस्था नहीं देखी होगी। ये बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त व्यवस्था है, तंत्र विहीन व्यवस्था चल रही है। कोई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और तो और आप लोगों ने शायद सुना ही होगा कि कुछ जीविका दीदी हमारे यहाँ अभी धरने पे बैठी है। क्या कह रही है, मैं सुन के कल हैरान हो गया, परेशान हो गया। वो कह रही है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को घोषणा की कि इन लोगों की मानदेय दुगनी की जा रही है, अब उसी विभाग के जो अफसर हैं, जो सचिव हैं, वो कह रहे हैं कि ये चीफ मिनिस्टर का स्लिप ऑफ टंग था। अब ये तो पहली बार ही सुना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, वो भी 15 अगस्त के भाषण में। और उसको आप लोग नहीं उठा रहे, इसको उठाना चाहिए। प्रेस में मैंने देखा नहीं, ये प्रेस में उठना चाहिए कि भाई ऐसा कौन से मुख्यमंत्री है कि स्लिप ऑफ टंग हो गया। फिर तो वही बात हो गई, जो लोग कह रहे हैं कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ठीक में ठीक नहीं है कि खड़े होकर मंच पर से कह दीजिए कि इनकी वेतन दुगनी की जा रही है, और आपका ही अफसर बाद में कह दे कि नहीं आपसे भूल से कुछ निकल गया होगा, आपको पता नहीं आपने क्या बोल दिया। इसका क्या मतलब है कोई? एक सवाल है कि बिहार की विधानसभा चुनाव को धार्मिक रंग देने की भी कोशिश आज की गई। बेगूसराय से बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह जी ने मुसलमानों के लिए गद्दार जैसे शब्द का प्रयोग किया। गिरिराज सिंह को जीवन में और आता क्या है?
गिरिराज सिंह को इसी यही बोलने के लिए तो उनको वहां केंद्र का मंत्री बनाया गया है। उनको अपने विभाग का ABCD पूछ लीजिए तो उनको पता नहीं होगा, उनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि विभाग के मंत्री है या क्या प्रभार मिला हुआ है, क्या काम उनको करना है। उनको एक ही चीज आता है, हिंदू मुसलमान करो। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी लोगों को, और मैं सिर्फ आप लोगों को पत्रकार के रूप में अभी नहीं देख रहा हूं, हिंदुस्तान के नागरिक, बिहार के नागरिक के रूप में देख रहा हूं। हमारे बगल नेपाल में जो अभी हुआ है ये बहुत ही चिंताजनक है और इस पर बिहार में चर्चा होनी चाहिए। और बिहार की सरकार को ही नहीं, बिहार में राजनीति में जितने लोगों हैं, जितनी भी दल हैं, सबको चिंता होनी चाहिए, हमें भी चिंता होनी चाहिए। क्यों चिंता होनी चाहिए? क्योंकि ये एक पैटर्न बन गया। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, नेपोटिज्म जिसको कहते हैं, इसको लेकर कुछ दिन पहले श्रीलंका में हंगामा हो गया, अभी हाल में बांग्लादेश में हो गया। उसको आप लोग जो रंग देना चाहिए कि वो शेख हसीना को हटा रहे थे और इसको ला रहे थे, ये बात नहीं है। उसके जड़ में क्या था? जड़ में वहां लोगों में और खास करके युवाओं में असंतोष की भावना थी। वो असंतोष कहां से फूटा? वो असंतोष फूटा कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है, और अमीर और गरीब की जो खाई है वो बढ़ती चली जा रही है, और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो बांग्लादेश में हो गया और इन्हीं बातों को लेकर नेपाल में हो गया। और नेपाल तो हमारे, वो पार नेपाल है, ये पार हम है। नेपाल और हिंदुस्तान में तो बॉर्डर ही नहीं है। परंपरागत रूप से देखिए तो हम उसको, ये नहीं कि हम उस पर कोई अपना अधिकार जमा रहे हैं, लेकिन हमारी मैत्री ऐसी रही है कि हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में तो इधर के लोग उधर काम करते हैं, उधर के लोग इधर आ जाते हैं रहने के लिए। वहां भी इन्हीं 3-4 मुद्दों को लेकर, तो अभी मैं किसी कॉन्क्लेव में था, वहां भी कह के आया कि हमारे लिए चिंता होनी चाहिए, क्योंकि जितने ये रॉ मटेरियल है, अगर इसको कच्चा सामान माने कि कच्चा सामान एक ऐसे विस्फोट के लिए क्या होता है? कच्चा सामान होता है बेरोजगारी, कच्चा सामान होता है भ्रष्टाचार, कच्चा सामान होता है अमीर गरीब की दूरी, कच्चा सामान होता है ये धार्मिक उन्माद फैलाना। ये सारे जो रॉ मटेरियल हैं वो हमारे पूरे देश में तो है ही, बिहार में ज्यादा है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये बहुत साधारण चीज नहीं है। देखिए अभी भी नेपाल कंट्रोल में नहीं है, अब वो कुछ कर लेंगे, जरूर ही कर लेंगे, और आशा करता हूं कि उन्होंने कर लिया होगा, कर लेंगे, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन बांग्लादेश देखिए क्या हालत में है, श्रीलंका में देखिए क्या हालत में है। हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं, और इसको हम लोग मजाक में ले लेते हैं, और ये गिरिराज सिंह जैसे ये गैर जिम्मेदार लोग, इनके लिए तो मैं शब्द यूज करना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान के गद्दार हैं। ये लोग गद्दार हैं, ये लोग हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, ये देशद्रोही इनको कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग हिंदुस्तान में रहने लायक लोग नहीं है। इनको तो मैं नहीं कह सकता पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन इनको भी कहीं भेजना ही चाहिए हमें। ये लोग गद्दार लोग हैं। सर एक और चीज मैं जिक्र करूं, बोलिए। जातीय रंग की बात आई, गिरिराज सिंह की बात आई, तो गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया है कि लोगों को झटका मटन खाना चाहिए, हलाला हलाला नहीं खाना चाहिए। अभी गिरिराज सिंह के सामने मटन रख दीजिए ना, तो बाद में पूछेंगे कि उसमें कौन झटका था, कि हलाल था, कि मसाला है, कि घी है, कि तेल है। 3 किलो अपने पेट में पहले ले जाएंगे, उसके बाद पूछेंगे ये सब बात। गिरिराज सिंह की बात मत कर रहे हैं तो फिर मुंह खोलने लगेंगे। प्रहलाद चौधरी ने कहा है कि नेपाल में हुई हिंसा कांग्रेस की गलती के कारण हुई है। अब उनको रात में सपना आता है कि सम्राट जी को, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको दिखाना चाहिए डॉक्टर। जी एक सवाल है, प्रशांत जी ने कुछ वक्त पहले एक बयान दिया था कि अगर हमारे 10 विधायक भी जीतेंगे तो हम इनको स्वतंत्र कर देंगे। तो आज संजय जायसवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें 5 सवाल पूछे हैं उन्होंने। अंतिम सवाल में उन्होंने ये कहा है कि इसका मतलब तो यही हुआ कि आप बतौर लालू जी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके विधायक उधर चले जाएं और उनकी सरकार बन जाए। संजय जी की बात पे मैं बाद में आऊंगा। बेतुकी बातें कर रहे हैं, पता नहीं मानसिक रूप से क्या विक्षिप्त हो गए, क्या हो गया। मैं पूछूंगा, जब मिलूंगा तो जरूर उनसे पूछूंगा। लेकिन आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं, प्रशांत जी ने
प्रशांत जी की बात को अगर छोटा करके आप देखेंगे तो अर्थ का अनर्थ लगेगा, और इसका मैं उदाहरण ये दूंगा। प्रशांत जी हर प्रश्न का बड़ा लंबा उत्तर देता है, क्योंकि वो बातों को समझा कर उत्तर देता है। अगर उसमें से आप लोग कुछ उठा लीजिएगा, प्रशांत जी से ज्यादा बिहार के बारे में मैं बार बार कहता हूं कि कोई अनुभवी नेता जो बिहार में अब उसकी अवस्था ज्यादा भी हो गई हो, उसको भी बिहार के बारे में उतना नहीं पता होगा जितना इस व्यक्ति को पता है। और वो इसलिए कि इसने अपने शरीर की हड्डी को गलाया है। पिछले 3 वर्षों में बिहार के एक एक गांव में जाकर देख के कि क्या हालात है, और उसी के आधार पर जन स्वराज की पॉलिसीज बन रही है, योजनाएं बन रही है, या जो भी हम लोगों को कह रहा है। वो व्यक्ति घूमकर जब ये देख रहा है और समझ रहा है, और आप सभी लोग इसको मानते हैं कि वो एक देश का जाना माना रणनीतिकार रहा है, तो उसको ये विश्वास ही नहीं है। उसके विश्वास से बाहर की बात है कि मुझे 10 सीटें मिलेंगी और 15 सीटें मिलेंगी। वो आप ही लोगों के समक्ष कह चुके हैं कि साहब अगर हमें 170 सीटों से कम मिले तो हम तो उसको अपनी हार मानेंगे। तो इसलिए ये 10 और 20 सीटों की जो बात है वो कहीं से निकल आई होगी, कुछ उन्होंने कह दिया। जिस उदाहरण की मैंने बात की, वो उदाहरण मैं बता दूं। मैं अभी पूर्णिया में था तो कटिहार के लोग आए बड़े चिंतित मेरे पास, उदय जी एक तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। मैं क्या हो गया? तो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रशांत जी सुने जा रहे हैं ये कहते हुए कि चुनाव जीतने के लिए हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो मैंने वो पूरा वीडियो देखा नहीं था, मैं खुद ही चिंतित हुआ। मैं कहा वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो अपने लोगों से कहा भाई क्या वीडियो? तो इन्होंने कहा नहीं वो तो पूरा बोल रहे हैं। तो जब सुना तो उन्होंने कहा कि हमें चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, लेकिन समाज को बनाने के लिए, विकास के लिए, समाज की तरक्की के लिए, मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए हमें उनका साथ चाहिए। तो अगर पहला हिस्सा सुनिए तो लगता है ये क्या कह रहे हैं, पूरा सुनिए तो लगता है भाई कितनी अच्छी बात की है। अगले दिन हम लोग की एक सभा थी किशनगंज में, वहां मैं उनके साथ गया था। तो मैं बोल रहा था और मैंने वहां अपने लोगों को कहकर स्टेज पर एक टेलीविजन, ये क्या हो गया भाई माइक को, चलो यार गले की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो स्टेज पर मैंने टेलीविजन मंगवाया और उनका पूरा बयान सुनवाया और लोगों ने तालियां बजाई। इसका मतलब लोगों ने ये मान रखा था कि जो पहली चीज वो सुन रहे हैं, जिसको वायरल किया जा रहा है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो ऐसे तो ये गलतफहमी पैदा करते हैं। वापस आऊं आपके संजय जायसवाल जी की बात पे, मैं बार बार कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनसे, और एक तरह से वो मेरी आगाज मान लें, जो मान लें, ना बोले ये सब चीजें। क्यों कर रहे हैं? ना करें, फिर मुंह खुलेगा, फिर और परेशानी बढ़ेगी। और हम नहीं चाहते भाई, हमारे पास 60 दिन बचे हैं, हमें चुनाव लड़ने दीजिए आप लोग। और कोई बात जी, नेपाल जैसे हालात क्या भारत में भी हो सकते हैं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? एक कारण बताओ कि नहीं हो सकता। क्या हमारे लोगों की सहन शक्ति ज्यादा होनी चाहिए? क्या हमारे नौजवानों में उससे ज्यादा ये सहन शक्ति होनी चाहिए कि चलो हम भूखे मरेंगे, चलो हम अपने परिवार को भूखे मरते देखते हैं, चलो हम देखते हैं कि अडानी और अंबानी जो है वो 10 हवाई जहाज रोज खरीद रहा है। बीजेपी पार्टी कहती है कि केंद्र में मजबूत सरकार है। बहुत बढ़िया है, तो मजबूती दिखेगी। नेपाल में भी मजबूत सरकार थी, शेख हसीना जी भी कहती थी बहुत मजबूत है। जो राजापक्षे साहब थे श्रीलंका में, वो भी कहते थे कि मेरी बहुत अच्छी सरकार चल रही है। उदय जी, उसके लिए तो मोदी जी 5 किलो का एक झुनझुना तो देते रहते हैं ना कि आवाज मत उठे। देखिए, मैं वैसे तो आलोचक हूं, लेकिन इस बात पे और अभी के हालात को देखकर मैं समझता हूं ये ठीक है, क्योंकि जब तक वो हालात पैदा नहीं कर देते अर्थव्यवस्था में कि अर्थव्यवस्था की इतनी मजबूती हो जाए कि लोग खुद ही पैसे अपना कमा लें, तब तक ये जो दे रहे हैं राशन, जो 5 किलो वो जादू से वो 4 किलो हो जाता है, कम से कम वो दे रहे हैं, ये अच्छी चीज है। अभी के परिस्थिति में ये देना ठीक है, लेकिन इसका वहन भारत की सरकार बहुत दिनों तक नहीं कर सकती है। आप लोगों को अंदाजा है कि इसमें कितने रुपए लगते हैं? इसमें करीब 1,70,000 करोड़ रुपया सालाना खर्च होता है। अगर इन पैसों को आप किसी अच्छे चीज में लगाएं, अगर आपने अपने लोगों को, हमारे देशवासियों को, और कितने देशवासी
84 करोड़ का वो क्लेम करते हैं। अगर 84 करोड़ देशवासियों को हमने सशक्त किया होता कि वो अपने पांव पे खड़े हों और अपनी इंतजाम खुद कर लें, तो इन पैसों को अगर हम किसी अच्छे चीज में हमने लगाया होता तो आप सोचिए कि आपका देश कहां पहुंचता। लेकिन सस्ती लोकप्रियता चाहिए, तुरंत वोट चाहिए। अब ये वोट भी बहुत ज्यादा मिलने वाला नहीं है, मुझे लगता है वो इनका भी यूज बाय डेट खत्म ही हो रहा है बीजेपी वालों का। हम उनकी आवाज उठाएंगे जब तक हमारी व्यवस्था नहीं बनी है, और जिस दिन व्यवस्था बनेगी उस दिन ये STET की जो इम्तिहान जो होनी चाहिए थी नहीं हो रही है। 22-24 और नहीं 21-23 और 23-25 की जो बैच है उसके लिए STET की इम्तिहान तक नहीं हुई है, तो TRE 4 और TRE 5 का तो सपना यहाँ के लोग छोड़ ही दें। और ये लाठी बरसाना, ये बर्बरता तो लगता है बिहार का भी ये ट्रेडमार्क बनता जा रहा है कि हम किसी बात से अगर सड़क पे जाए तो मेरी बात सुनने के पहले, मेरे मुंह खोलने के पहले मुझे लाठी खानी पड़ती। यहाँ वो बच्चे आए थे, किसी का सिर फूटा हुआ है, किसी को कहीं चोट आई हुई है, किसी को कहीं चोट आया हुआ है। तो ये बर्बरता से जो ये सरकार अपने आप को सोच रही है कि हमेशा ये सत्ता में रहेगी, 2 महीनों की बात है। आप भी देखेंगे, सब देखेंगे कि अब समाप्ति की ओर है। आवश्यकता होगी तो सड़क पे भी उतरेंगे, जहां जाना होगा वहां जाएंगे हम इनके साथ।